बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको एंड हैप्पी मंडे। आई होप आपका वीकेंड बहुत ज़बरदस्त गुजरा होगा। आपको वेलकम करेंगे अपने इस शो में जिसका नाम है सबसे आगे। मेरा नाम आयशा यूसुफ। मेरा नाम अनम अहमद है और मेरी तरफ से भी मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। आयशा, आपका वीकेंड कैसा गुजरा? मेरा वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा। मैं गई थोड़ा सा ज़रा सेल्फ सर्विस के लिए। मैंने सोचा कि थोड़ी कटिंग शटिंग करवा ली जाए, थोड़ी सी ज़रा लुक चेंज कर ली जाए, और वो मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ भी कुछ ऐसे ही इम्कानात मुझे नजर आए। कटिंग हवा ने जो रुख बदला है ना वो सबके लिए एक जैसा ही बदला है, तो मैंने कहा कि मैं भी चली जाऊं। मौसम का रुख भी बदले, लेकिन वीकेंड के ऊपर मैंने और भी कुछ किया। मेरी कोशिश है कि मैं कुछ ना कुछ देख लूँ। एक डॉक्यूमेंट्री आजकल मैं देख रही हूँ, आपने भी शायद देखी होगी नेटफ्लिक्स के ऊपर, उसामा बिन लादेन के ऊपर, तो वो मैं देख रही थी। इट वाज वेरी क्यू लिस्ट में है, लेकिन मैंने नेटफ्लिक्स के ऊपर कुछ और देखा है। मैंने सीजन अपना देखा है स्क्विड गेम का बड़ा आजकल सीजन चल रहा है और वेरी फेमस। सब इंतजार कर रहे थे मेरी तरह, तो मैंने कहा कि नहीं जी फटाफट हमने देखना है, तो मैं तो एक दिन में खत्म कर देती। खत्म कर दिया आपने? एक दिन में। स्क्विड गेम का मसला ये है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा जो वो दिखाते हैं ना, वायलेंस मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैंने नहीं देखा। बट मैंने सुना है कि इट इज वेरी नाइस। बादल जी, हमने सोचा कि आप से जरा शेयर कर देते हैं। अगर आपने कुछ देखना आप चाह रहे हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो आप डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हैं। बाकी स्क्विड गेम्स का तो बता ही दिया है हमने। खैर जी, इंटरेस्टिंग स्टोरी से आगाज़ कर लेते हैं अपने इस शो का। और इंटरेस्टिंग स्टोरीज में सबसे पहली हमारी स्टोरीज जो है वो यूएई यानी दुबई से। और दुबई से इस तरह की खबरें आती हैं कि आप तहय्युर में मुब्तला हो जाते हैं कि भाई ये सिर्फ दुबई के अंदर ही हो सकता है। और वो ये बात है कि दुनिया के सबसे बड़े मॉल दुबई मॉल और उसके महंगे तरीन रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाएं और आपका बिल जो है दुबई और अबू धाबी के हुक्मरान अदा कर दें, तो यकीनन आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपको लगे कि आपने खाना खा लिया उसके बाद आप बिल पे करने नहीं, मैं इतनी खुशकिस्मत नहीं हूँ। कोई आपका बिल पे करके चला जाए और आपको पता ही ना हो, इतनी खुशकिस्मत नहीं इतनी अच्छी लक नहीं है। नहीं, मेरी नहीं। अच्छा जी, जब लोग खाना वहाँ पर खा रहे थे, बिल जो है वो दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम और अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायदा नाहियान ने तमाम मौजूदा मेहमानों का खाने का बिल अपनी जेब से अदा किया। और दोनों जो शाही शख्सियात हैं बगैर किसी प्रोटोकॉल के दुबई मॉल के फ्रांसीसी रेस्टोरेंट है वहाँ पर दाखिल हुए, जहाँ उन्होंने दीगर मेहमानों को सलाम किया और फिर पुरसुकून माहौल में मज़े से अपना खाना खाते रहे। लोगों को कुछ पता ही नहीं है। लोगों ने जब पूछा भाई बिल ले आए, तो उन्होंने कहा नहीं जी बिल तो आपका हो गया। बिल पता है कितना बना था? मूवीज में ही देखा है। बिल पता है कितना बना था? 30,000 दिरहम्स तकरीबन बने थे। लेकिन होते हैं पाकिस्तानी रुपयों में, बताए ना, पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 23-24 लाख के करीब ये बनते हैं। तो 23-24 लाख का खाना खाकर जो है ना, ये दोनों पड़ता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज सो ट्रू, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शेख हमदान जो है ना, ही इज वेरी मच फेमस इन द यूथ इन यूएई। वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं, और इस तरह के स्टंट्स जो है ना हम देखते रहते हैं उनके, वो करते रहते हैं। और दुबई मॉल के अंदर ये अक्सर पाए जाते हैं। आप जाए ना दुबई मॉल घूमने, जब जाएंगे आपको अक्सर ये कोई ना कोई शेख वहाँ पे घूमते हुए नजर आ जाएंगे। अवामी लीडर है। आगे बढ़ जाते हैं, आपको अमरीका लिए चलते हैं, जहाँ पर एक नई तहकीक हुई है और उसके अंदर ये इंकशाफ हुआ। और ये इंकशाफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जनरेशन जी और मिलेनियल्स जो है वो टिप देने में सबसे ज्यादा कम फराख दिल हैं। you're millennial, right? आप मिलेनियल, बट टिप कितनी देती हो? यार असल में अब रेस्टोरेंट पे बिल इतना बन जाता है, टिप देने का दिल नहीं करता यार। ऑलरेडी हम इतना बिल्कुल ठीक है, ये किसी हद तक बिल्कुल किसी हद तक ठीक है, लेकिन मैं इसमें नहीं आती। मेरी कोशिश होती है कि जो हमें सर्व कर रहा है ना उसको कुछ ना कुछ दे दिया जाए। देते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा टिप, एक टाइम था जब हम थोड़ी सी ज्यादा टिप देने की कोशिश करते थे, लेकिन अब चूंकि टैक्सेस इतने हैं, बिल आपका इतना बन जाता है। मसला ये है कि अब दे ही नहीं रहे ना मिलेनियल्स। वो कहते हैं कि बहुत इन्फ्लेशन है। जनरेशन जी की जो है ना, वो तो आप बात ही ना करें, वो तो बिल्कुल नहीं दे रहे। मिलेनियल्स भी नहीं दे रहे। इसके बरक्स अगर हम बात करें, बड़ी उम्र के लोग जो हैं 84%, जिनको बूमर्स भी कहा जाता है, वो जो है काफी हद तक इस रुझान को नापसंद भी करते हैं। वो कहते हैं कि टिप देनी चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैनर्स के भी खिलाफ है। पर अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं, क्या कर सकते हैं। जहाँ वैसे हम अपना खाना खा लेते हैं, इतने ऑन में बात करी थी, लेकिन मेरे ख्याल से टिप देनी चाहिए। जहाँ इतने हजारों का आप खाना खा लेते हैं, चंद 100 रुपए आप टिप दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा आपकी जेब पर। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटाइन से खबर एक आपको बताते हैं। अर्जेंटाइन में हजारों मुर्गियों को ग्रिल पर पकाने का एक आलमी रिकॉर्ड जो है वो कायम किया गया है। शहरियों ने 8000 किलो चिकन पकाकर 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर। 8000 किलो चिकन पकाकर, इसको खाने के लिए लोग भी मौजूद थे वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में, या नहीं थे? जाहिर होंगे। वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है ना फुटेज में हम देख, जितने भी गोरे हैं ना उनके रिकॉर्ड्स भी बड़े मजे के और बड़े वखरे किस्म के होते हैं। सही बात है। अब इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये बिल्कुल बन गया। अच्छा, ये बन चुका है, लेकिन ये है कि ये लग भी बहुत ही मजेदार रहा है। और इतनी बड़ी तादाद में सुबह पानी
आ रहा है चिकन देख के। हाँ, मैं नाश्ता वैसे करके नहीं आती है, यहाँ से घर जाके करती हूँ, लेकिन इतने सारे चिकन को, इतने मजे के चिकन को देख के ना वाकई में दिल करने लगता है आपका खाने का। तो तुम्हारा दिल नहीं कर रहा? देखो मैं अभी यार अभी कुर्बानी का वो गुजरा है टाइम, तो मैं चाह रही हूँ कुछ दालें सब्जियों पे रहें फिलहाल, चिकन और गोश्त की तरफ ना ही जाएं। ओके, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये एक नया रिकॉर्ड बन चुका है, हमने सोचा आपके साथ ये शेयर कर देते हैं। अच्छा जी, एक और शख्सियत की बात करते हैं जो रिकॉर्ड्स तो नहीं बना रहे, लेकिन ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स वो दे रहे होते हैं कि वो वक्त लगता है कि भाई इससे पहले किसी अमेरिकी सदर ने इस तरह की बात नहीं की होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की मैं बात करी, जिन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी, कितने फेमस हैं आजकल वो सोशल मीडिया के ऊपर, उनको कट्टर कम्युनिस्ट करार दे दिया। उनका स्टेटमेंट हमारे पास, आपकी इजाजत से सुना दें? बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहा है पहले सुन लेते हैं। New York someday gets elected. I can't believe that's happening. That's a terrible thing for our country, by the way. He's a communist. We're going to go to a communistic state. That's so bad for New York. अच्छा जी, ट्रंप की स्टेटमेंट हमने अपने नाज़रीन को भी सुनाई। ट्रंप ने ममदानी को कट्टर कम्युनिस्ट और इंतहाई बाएं बाजू की हामिल शख्सियत करार देते हुए उन्होंने खबरदार किया कि अगर ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट आम इंतखाबात जीत जाते हैं तो न्यूयॉर्क के लिए वफाकी फंडिंग खतरे में पड़ सकती है। तो ये ममदानी और ट्रंप का हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, ट्रंप बिल्कुल नापसंद करते हैं उनको, और ममदानी का जो इससे पहले भी उनकी जानिब से भी जो स्टेटमेंट्स दिए गए वो भी ट्रंप को कोई खास पसंद नहीं करते। उन्होंने भी बड़े अगेंस्ट ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स दिए वो एक्चुअली ही इज नॉट इन फेवर ऑफ ट्रंप। वो कहते हैं जो उनके ऑपोजिट उम्मीदवार थे वो उन्होंने अपनी पूरी कैंपेन इस तरह से चलाई है कि ये इनको वही लोग फंड कर रहे हैं जो ट्रंप को फंड करते रहे हैं। और ममदानी के बारे में ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है कि वो गजा को, फ़लस्तीन को बहुत सपोर्ट करते हैं। ये कम्युनिज्म का जो ये हथियार है ना, ये पहली मरतबा कोई अमरीकी सदर इस्तेमाल नहीं कर रहा है अपने किसी उम्मीदवार के खिलाफ या जो ऑपोजिट कोई भी शख्सियत है उनके खिलाफ। इसको वो माजी में भी कई मरतबा, कोल्ड वॉर हो, वियतनाम वॉर हो, कोरियन वॉर हो, उसके अंदर वो कम्युनिज्म को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं। बट लेट्स सी अब ममदानी के जो सपोर्टर्स हैं वो थोड़ा सा इस बयान के बाद दूर होते हैं या नहीं होते, आई डोंट थिंक सो। अब लोगों को समझना शुरू हो गया। मोदी के बड़े अगेंस्ट हैं, इंडियंस में भी बड़ी तशवीश पाई जा रही ममदानी को लेकर, मीडिया पे कैंपेन्स चल रही हैं उनके अगेंस्ट। उनका बैकग्राउंड जो है इंडियन है, बट अगेन ही इज मुस्लिम, बट अगेन वो जीत चुके हैं, उम्मीदवार बन चुके हैं। लेट्स सी, आई होप कि वो पहले साउथ एशियन मेयर जो है ना वो न्यूयॉर्क के बन जाए। मुझे लगता है कि बड़ा ही जबरदस्त हो जाएगा, एक नया रिकॉर्ड जिसकी हम बात करें, पहला मुसलमान मेयर होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़कर आपको एक लोकल स्टोरी बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कंसर्निंग है, बहुत ही दुख भरी है। और ये इस तरह की स्टोरी है कि आप सब ने इसको देखा भी होगा, हमने भी देखा, और एक नेशनल एक ग्रीफ के तौर पर अगर इसको मनाया जाए तो ये गलत नहीं होगा। सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर ये दिल दहला देने वाली वीडियोस हमने देखी, मनाजिर देखे जिनमें दरियाए स्वात के बीच एक टीले पर फंसे हुए मासूम लोग जो हैं वो इंतज़ार करते रहे कि शायद कोई आए उनको रेस्क्यू करे, उनको बचा कर ले जाए। लेकिन 2 घंटों से ज़ायद वक्त तक ये अफराद सैलाबी पानियों के दरमियान ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए आखिरकार अल्लाह ताला लेकिन बहुत सारे सवालात भी हैं आयशा। हम ये कहते हैं कि हेलीकॉप्टर वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा? अगर हेलीकॉप्टर नहीं पहुँच सकता था तो किसी और तरह से उनकी मदद करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ये 17 कीमती जानें जो ज़ाया हुई उनको बचाया जा सकता था, क्योंकि 2 घंटे तक वो वहाँ पर इंतज़ार करते रहे कि शायद कोई आए और उनकी मदद करे, लेकिन कोई वहाँ तक नहीं पहुँचा। वहाँ से एक डिस्टेंस पर लोग खड़े होकर देखते रहे, लेकिन ज़ाहिर है एक आम इंसान किस तरह से कोशिश कर सकता था? उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था। लेकिन हुकूमत कहाँ पर थी, इंतज़ामिया कहाँ पर थी? और ये जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं टूरिज़्म को लेकर के, हम केपी में टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपके इंतजामात कहाँ पर? टूरिस्ट की प्रोटेक्शन कहाँ पर है? बहुत सारे सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं। वो खानदान तो चला गया, अपने पीछे सवालात ही छोड़ गया, और ये सवालात जो है ये हॉन्ट करते रहेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, उस इंतज़ामिया को जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो सयाहत पर आए हुए लोगों को प्रोटेक्शन मुहैया करें और उनको ये बताएं कि वो सेफ़ हैं। लेकिन जो सिचुएशन बनी और हमारी आंखों के सामने देखते देखते एक एक करके किस तरह से वो ख़ानदान जो है सफ़ाई हस्ती से मिट गया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ मुल्क की जो सियासी फ़ज़ा है उसके बारे में भी थोड़ी सी ज़रा आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी जो है वो क्या वाकई में अब हुकूमत के अंदर बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार करने जा रही है। इत्तेहादी तो वो है इस वक्त नून लीग की हुकूमत के अंदर, लेकिन उनके पास आइनी ओहदे थे, लेकिन बाकायदा इंतज़ामी ओहदे अगर हम कहें वो उनके पास मौजूद नहीं थे, हुकूमत के अंदर वो मौजूद नहीं थे। अब ये खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है ज़राए के थ्रू कि शायद पीपल्स पार्टी जो है वो हिस्सा भी बन सकती है हुकूमत का, और नून लीग ये चाहती भी है। पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा वक्त मांगा है इसके लिए, लेट्स सी क्या तब्दीली आती है, इसके ऊपर हमने बात बिल्कुल आज हमने इसी पर बात करनी है। इसी पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम फैसल करीम कुंडी साहब, वेलकम करेंगे शो में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले कुंडी साहब, जो ये अलमनाक वाकया है दरियाए स्वात का, एंड आई रिमेंबर दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। इससे पहले भी हमने इस तरह का एक देखा था चंद साल पहले, जब कुछ दोस्त भी घूमने गए थे और वो इसी तरह से फ्लैश फ्लड के अंदर फंस गए थे, और तब भी हमने ये सवालात उठाए थे और इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया था कि हम इसके ऊपर ज़रूर काम करेंगे। लेकिन ये जो अब सानिया हुआ है, इसने एक्सपोज करके रख दिया कि इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। आपका टेक इसके ऊपर जानना चाहूँगी मैं सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो स्वात में पेश आया, जिसमें पंजाब से आए हुए हमारे मेहमान जो हैं वो उस एक फैमिली के या उसी इलाके के जो डस्का के लोग बह गए, और उसमें मर्दान के लोग भी बह गए। पहले तो मैं पंजाब की आवाम को अपनी खैर-ख्वाह की आवाम की तरफ से उनसे माज़रत और माफ़ी मांगूँ कि हमारी इतनी इनकॉम्पिटेंट हुकूमत, इतनी नालायक और नाअहल हुकूमत है कि 13 साल हो गए जो बात करते थे कि हम स्पोर्ट्स में नाम बनाएंगे, हम टूरिज़म में ये कर देंगे। आज आपने देखा कि टूरिज़म का क्या हाल है हमारे उसमें। और ये टूरिज़म के मतलब है कि मैं समझता हूँ कि अभी शुरुआत है, क्योंकि छुट्टियों में लोग जा रहे हैं इन इलाकों में। अब ये सीन देख के और ये जगह देख के लोग अपने बच्चों के साथ कैसे टूरिज़म के स्पॉट्स पे जाएंगे। अब जब यहाँ पर हुकूमत की बात होती है तो इस वक्त जो है, जो बड़े बड़े बातें करते हैं और दावे करते हैं, इस वक्त टूरिज़म के वज़ीर कौन है? वज़ीर आला हैं। अब वो मतलब है कि अफसोस करने या रियायती चीज़ मानने के बजाय वो कह रहे मैं क्या करूँ, तंबू लगाऊँ। आपने जो करप्शन के तंबू लगाए हैं और नौकरियां बेचने के तंबू लगाए हैं, और आपने जो गंदम और चीनी और अस्पतालों के सामान, यहाँ तक कि अपने ज़िले के अस्पताल की दवाइयाँ तक बेची हैं, उनके भी कल स्कैंडल आया है, तो उसके आपने तंबू लगाए हैं, वो ठीक है। लेकिन जब गरीब लोग या हमारे पाकिस्तान के शहरी सियाहत के लिए जाएँ और आप इस किस्म की सहूलियात दें, आपका 1122 कहाँ पर था, आपके बाकी लोग कहाँ पर थे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस शख्स को, एक लोकल शख्स हिलाल साहब थे जिन्होंने 3 की जानें बचाईं। मैं उनसे आज मुलाकात भी कर रहा हूँ, मैं खुद भी सियालकोट जा रहा हूँ, मर्दान भी जाऊँगा। लेकिन ये चीज़ें देखें, ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं। ये इनके जो कैदी नंबर 420 थे और कहते थे कि बातें तो की जाती हैं अगर सयाहों को सहूलियात देने के हवाले से भी, लेकिन असल इसका जिम्मेदार, जिस तरह आपने भी निशानदेही की कि टूरिज्म का वजीर कौन है, वजीर आला के हवाले से आपने बात की, और मैं आपको कहीं सुन भी रही थी दूसरी जगह पर, आपने उनके इस्तीफे का मुतालबा भी किया। आपको लगता है कि एक इस्तीफा आने से मसाइल हल हो जाएंगे, या आइंदा इस तरह का वाकया नहीं होगा, या हमें कुछ और स्टेप्स लेने पड़ेंगे? देखिए, मैंने इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया। मैंने इन लोगों की FIR भी, मैं तो पंजाब हुकूमत से भी कहूँगा अपने शहरों की FIR वज़ीर आला खैबर ख्वाह पे करें, क्योंकि वो टूरिज़म के वज़ीर हैं और बड़ी डिटेल से कह रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे बचा सकता हूँ, और मैं क्या तंबू लगाऊँ उधर जाकर। बात यह है कि इनके जो लीडर थे कैदी नंबर 420, वो कहते थे अगर दरिया फुरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो हुक्मरान जिम्मेवार होते हैं। तो आज इस कैदी से मैं पूछता हूँ कि यहाँ पर 15-16 लोगों की जानें चली गई हैं, उसमें मदीना की रियासत में क्या सज़ा होती थी, चोर और डाकू की क्या सज़ा होती थी कि उनको और वो कर अप्रिशिएट करें ताकि और चीज़ें करें। तो आज ये क्या कहते हैं, लोगों को भाषण देने के लिए बड़े कुछ है। अगर खुदा न खासा ये वाक़या सिंध या पंजाब या बलूचिस्तान में होता तो अब आप देख रहे होते कि ये लोग क्या कर रहे होते, लेकिन अपने सूबे में हुआ है। अब मतलब है कि लोगों का सामना करने के बजाय, आप लोगों का सामना करने के बजाय जो है वो, लेकिन तनकीद हो रही है कोंडी साहब, डेफिनेटली तनकीद हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी कीमती इंसानी जान को बचाने की, आप भी इस मामले को देख रहे थे, इसको रिपोर्ट कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि आप भी कोई अहकामात दे सकते थे कि फौरी तौर पर एक ऑपरेशन किया जाए, चाहे वो जिम्मेदारी इंतज़ामिया की थी, लेकिन अगर इंतज़ामिया की जानिब से कुछ नहीं किया जा रहा था, क्योंकि मुकाबला जो था वो वक्त से था और हमारे सामने आंखों के देखते देखते वो एक पूरा ख़ानदान जो है वो डूब के चला गया, आपको नहीं लगता कि गवर्नर हाउस की तरफ से या गवर्नर की तरफ से भी कोई अहकामात जारी किए जा सकते थे फौरी तौर पर उनको बचाने के लिए? देखें, पहली बात तो ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद सारे इख्तियारात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए मैंने कहा चाहे जिम्मेदारी इंतजामिया की थी और हुकूमत की थी। जी देखें, सूबाई हुकूमत की हमारे साथ ये पोजीशन है कि हम अगर उनको कोई चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल पहले से उनके मुंह में ना होती है, वो कोई गवर्नर हाउस को फेलिसिटेट नहीं करते। वो समझते हैं कि पता नहीं, अगर उनको हम कहते हैं कि जन्नत का रास्ता जन्नत चले जाएं, बोलेंगे नहीं हम दोज़ख जाना है। ये तो इनकी सूरत हाल है। आप मुझे बताएं कि उनके 1122 उनके रेस्क्यू कीजिए, ये कहाँ पर थी ये चीज़ें। और मसला ये है इस पाकिस्तान में कि जब ये वाक़या पेश आता है तो सबसे कमज़ोर शख्स को जो है उसको जो है टारगेट किया जाता है। अब कहते हैं हमने DC को, AC को, हमने वो सॉरी कल इनके अपने जो एडवाइज़र हैं ऑन इंफॉर्मेशन, उन्होंने तस्लीम किया कि हमारी कोताही थी, मतलब खुद तस्लीम कर हमारी कोताही थी। लेकिन क्या है, किस लोगों को आपने सज़ा दी है, क्या किया आपने? 13 साल जो एक ढोंग लोगों के साथ रचाया है कि हमने टूरिज़म में पता नहीं क्या कुछ कर दिया है। आप इस्लामाबाद बैठ के सोशल मीडिया पे
आप फेसबुक पे देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा पता नहीं स्विट्ज़रलैंड बन गया है, फ्रांस बन गया है, पता नहीं क्या क्या यूरोपियन कंट्रीज़ का नज़ारा आप देखेंगे। लेकिन ग्राउंड पे अगर आएंगे तो इस किस्म के वाक़यात आपके सामने आएंगे जो आपने स्वात में देखा। मैं समझता हूँ कि अभी तो टूरिज्म का देखें, हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, लोग टूरिज्म के लिए स्वात का आगान नारान जाते हैं। हमारे सूबे में अगर आ रहे हैं, अगर वो ये तस्वीर देखेंगे तो कोई भी शख्स अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को इन इलाकों में नहीं भेजेगा जहाँ पर अब आपने शुरू कर दिया क्रैकडाउन होटलों के खिलाफ। आप करें साहब, लेकिन उससे पहले आप किधर थे? आप ये देखें ना, दरिया किनारे जो होटल्स की आप बात करें, वो सबसे पहला सवाल तो ये कि वो तामीर किस तरह से हो गए, उनको इजाज़त किसने दी, और हर साल हम देखते हैं इस तरह के फ्लड्स आते हैं तो वो होटल्स वहाँ पर बने किस तरह से। सबसे पहला जो सवालिया निशान है वो तो इंतज़ामिया पर है। फिर दूसरा, जो बड़ी तेज़ रफ्तारी से अपर स्वात और दीगर इलाकों में दरख्तों की कटाई हो रही है। हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज है, ये सारी इफेक्ट चीज़ें डालती हैं, तो ये दरख्त बिलियन ट्री सुनामी का जो मनसूबा था, अब तो बड़ी तेज़ी से दरख्त काटे जा रहे हैं, उस पर भी इंतजामिया खामोश है। देखिए, पहली बात तो यह कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप पैसे दे दें तो आपको सब कुछ करने को इख्तियार है। अगर ये होटल बने हैं तो वहाँ के लोगों ने बनाए हैं, वहाँ के लोग कहाँ पर थे। फिर बात यह है कि इंतजामिया कहाँ पर थी, वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस कहाँ पे। अगर आप देख रहे हैं पार्लियामेंटेरियन की चीज़ें हो रही हैं तो आपके नुमाइंदे कहाँ थे? आज स्वात के नुमाइंदे जो है गूंगे और बहरे बन चुके हैं। आज आप देखेंगे इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ, रात 1 बजे सीएम के कहने पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी किया कि अगले दिन सुबह, ऐसा न हो कि अगले सेशन में, जब सेशन हमारा होगा, यकम को उन्होंने बुलाया था कि ऐसा न हो कि इसमें शोर शराबा हो, चीज़ें, उन्होंने 1 बजे रात के जो है सेशन मुलतवी कर दिया। बिलियन ट्री की आपने बात की, ये शर्म के मारे बिलियन ट्री का नाम नहीं ले सकते। पिछली हुकूमतों में तो हमारे कान पक गए सुनते सुनते कि बिलियन ट्री, लेकिन ये भी वही चीज़ थी कि उन्होंने कहा हमने बिलियन ट्री काटेंगे, लगाएंगे नहीं। आज बताए ना क्यों नाम नहीं लेते बिलियन ट्री का? कहाँ पर वो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट? कहाँ पर है वो जो हमें भाषण देते थे हर प्रोग्राम में खड़े कि हम बिलियन ट्री लगा रहे हैं और हमने पत्नी शर्म की बात तमाम पाकिस्तानियों के लिए हो जाती है जब हम देखते हैं अपने पॉलिटिशियंस को आपस में लड़ते हुए। आवाम के मसाइल वैसे के वैसे ही रहते हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस जो है ना वो सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ही कर रहे होते हैं। खैर, हम आगे बढ़ जाते हैं। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मामला एक सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब वो बाकायदा तौर पर हुकूमत के अंदर भी शामिल हो सकते हैं, वो शायद उनको कुछ वजारतें भी मिल सकती हैं। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है कि वाकई में सिर्फ आईनी ओहदों तक महदूद रहेगी या गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकती है इत्तेहाद के अलावा? देखिए, ये मैं कल से टीवी पे देख रहा हूँ और ऐसा सच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई मीटिंग ऐसी नहीं हुई है। माजी में भी ये खबरें चलती रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने डिसाइड किया था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, और आपने देखा कि हमने हुकूमत को हर मुश्किल वक्त में उनको हमने सपोर्ट किया। यहाँ तक कि बिलावल साहब ने एक डेलीगेशन हेड किया, पार्लियामान डेलीगेशन, जो बाहर ममालिक गए, बजट में आपने देखा। लेकिन कल से मैं देख रहा हूँ, लेकिन हमारी पार्टी की ऐसा सीसी ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया, या पार्टी की लीडरशिप ने ऐसा फैसला अगर करेंगे सीनियर लीडरशिप को एतमाद मिलेंगे, सीसी को एतमाद मिलेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। अब देखते हैं जब कोई फैसला होगा तो डेफिनेटली होगा। बीइंग अ पॉलिटिशियन, आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी के हक में होगा या पीपल्स पार्टी जा सकती है इस फैसले की तरफ? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर अब काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग भी होती हुई हमें नज़र आ रही है। वो जो कोशिश जारी थी कि पंजाब में एक मरतबा फिर से पीपल्स पार्टी को फैलाया जाए और वहाँ पर अपने वर्कर्स को एक्टिव किया जाए, तो ये पीपल्स पार्टी के हक में होगा या इतनी गुंजाइश निकलेगी कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा भी बन जाए? देखिए, पार्टी की सीनियर लीडरशिप समझती है कि हम काबीना का हिस्सा बने, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल बनना चाहिए। अगर सीनियर लीडरशिप समझती है, क्योंकि हमने एक साल या उससे थोड़ा सा अर्सा पहले हमने फैसला किया था कि हमें जो है ये नहीं होना चाहिए हिस्सा। अभी अगर पार्टी सीनियर लीडरशिप फैसला करती है, क्योंकि देखें, अगर हम आप आम पब्लिक में जाएँ, हम आपके चैनल्स पर आएँ, तो हमें जो है वो आप तो नहीं बख्शते। आप कहते हैं आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप किस तरह कह सकते हैं कि आप इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप उनको वोट कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो आप इनका हिस्सा हैं, अगर आप माने या ना माने। साहब, कोई अच्छा काम करते हैं ना हुकूमत, फिर तारीफ हम लोग तारीफ भी करते हैं फिर कि आप हुकूमत का हिस्सा हैं, देन आप क्रेडिट भी लेते हैं। अच्छी बात है, आप कभी कभी मेरी तारीफ कर लेते हैं, लेकिन हमेशा तनकीद करते रहते हैं। लेकिन कौन सी वजारतों के अंदर दिलचस्पी हो सकती है पीपल्स पार्टी की अगर काबीना का हिस्सा बनती है, तो कौन सी वजारतें आपको लगता है कि सूट करेंगी पीपल्स पार्टी को, जहां पर अच्छा परफॉर्म कर सकती है? देखें, अभी तक तो फैसला नहीं हुआ, तो आप क्या कह रहे हैं कि कौन सी वजारतें आप लेंगे? अभी तो आपके क्योंकि आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मैं आपका तज्जिया जानना चाह रही हूँ कि व्हाट डू यू थिंक पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा क्या रहेगा? देखिए, ये मैं अकेला फैसला नहीं कर सकता, पार्टी की लीडरशिप ने फैसला करना। अच्छा कोटी साहब, एक तो बनती है तो पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना क्या करना है।
राइट। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब का मैं एक स्टेटमेंट देख रही थी मखसूस नशस्तों के फैसला आने के बाद। उन्होंने कहा कि अब जो PTI के लोग हैं वो या तो अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे या वो जो दीगर पार्टियां उनमें शामिल हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी से किसी ने रब्ता किया है PTI में से शामिल होने के लिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डेफिनेटली एक चीज़ उन्होंने फैसला तो करना है। अभी कबल वक्त है आपको बताना कि किसी ने फैसला किया या कौन हमसे राब्ते में या नहीं, क्योंकि जब भी आप करें तो फिर इनके ऊपर जो है ना पत्नी कुछ तारी हो जाता है और फिर ये चीज़ें कहते हैं। हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोग एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात भी होते हैं, गमी खुशी में भी शेयर करते हैं, दावतों में भी होते हैं, आपके प्रोग्रामों में भी होते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशंस भी होती हैं। तो जो लोग हमारे साथ शामिल होंगे या पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी उनको शामिल करना है, तो ये वक्त के साथ साथ आपको भी इंशाल्लाह पता चल जाएगा कौन हमारे साथ शामिल हो रहा है। वैसे PTI के कुछ लोग शामिल हुए तो हैं। सरदार तनवीर इलियास साहब जो साबिक वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के, उसके बाद जहांगीर तरीन साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो और उनके हमरा साउथ पंजाब के कुछ लोग जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। अब जहांगीर तरीन साहब का आना ये काफ़ी मानी खेज समझा जाता है, वैसे वो जिस भी पार्टी के अंदर जाते हैं, तो क्या समझे हम? देखिए, पॉलिटिक्स में तो इफ़ एंड बट्स चलते रहते हैं। बिल्कुल तनवीर इलियास साहब जो हैं वो शामिल हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अपने 4-5 MLAs के साथ। उन्होंने फैसला किया था कि हम पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वो पिछले दिनों कराची में पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। जहांगीर तरीन साहब क्योंकि उनके बहुत नज़दीकी ताल्लुक है हमारे फॉर्मर गवर्नर के साथ, मखदूम अहमद महमूद साहब के साथ, जो कि हमारे जनूबी पंजाब के प्रेसिडेंट भी हैं, रिश्तेदारी भी है, ताल्लुक भी है। तो उसमें मैंने उनकी भी स्टेटमेंट देखी थी कि अगर मैं कहीं भी पॉलिटिक्स में है तो शायद मैं मखदूम साहब के साथ पॉलिटिक्स करूं। और मखदूम साहब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। तो देखते हैं कि क्या फैसले होते हैं। जब तक कोई ऐलान नहीं होता, कोई चीज़ें नहीं होती, तो बातें करना मैं समझता हूँ कि कबल कुंडी साहब, लेकिन जो पॉलिटिकल पंडित्स होते हैं वो ज़रा कोशिश कर रहे होते हैं एनालाइज करने की सिचुएशन को, पॉलिटिक्स के बारे में। हमने कल ये भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मिलने गए चौधरी निसार साहब से, और आई थिंक 8 साल में उनकी दूसरी मुलाकात हुई है उनसे। सियासी मंजरनामा कुछ तब्दील होता हुआ महसूस हो रहा है। आप का क्या तज्जिया है, या फिर इन्फॉर्म्ड तज्जिया अगर मैं कहूँ वो क्या हो सकता है इसके ऊपर? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब वक्त मुलाकातें पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ करते रहते हैं, और वो कल अपने पुराने दोस्त के पास गए थे। मैंने भी TV पे देखा 8 साल बाद, बहुत गैप के बाद, मैं समझता हूँ बहुत ही गैप देखिए उन्होंने, बहुत ही एक नज़दीक इस्लामाबाद और पिंडी में इतना फ़र्क नहीं था, मुलाकात में बहुत वक्त लगा दिया। वो कहते हैं कि अब देखते हैं कि उस पर क्या करते हैं। उन्होंने कल गालिबन जो मैंने आपके चैनल पे देखा तो उनको दावत भी दी कि आप वापस आएँ और रीज्वाइन करें। तो ये तो इनके पार्टी के थे, आज़ाद हैसियत से फिर इलेक्शन लड़े, कुछ नाराज़गी शायद हुई होंगी। अब ये इनके दरमियान में है कि क्या फ़ैसला करते हैं आपस में, वो वापस आते हैं। उन्होंने कहा कि शायद उनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब रहती है, कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। बाकी उनके पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, वो क्या करते हैं, अपनी पुरानी पार्टी में वापस जाते हैं, नहीं जाते हैं, ये तो उनका ज़ाती फैसला है कि वो क्या करते हैं। ठीक है कुंडी साहब, अब वापस स्वात वाले मामले पर आते हैं। आप बताइए कि हुकूमत को अब क्या स्टेप्स लेने चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि ये सैलाब अभी आया है, अभी थमा नहीं है। अब खुदा न खास्ता ये मज़ीद तबाही बचाएगा, क्या स्टेप्स फ़ौरन लेने चाहिए KP गवर्नमेंट को? देखिए, पाकिस्तान में अलमिया ये है कि जहाँ पर जिस रोड पे डाका डलता है वहीं पे नाका लग जाता है, कि यहाँ पे नाका लगा लो, यहाँ पर डाका डाला गया था या चोरी हुई थी। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी उन्होंने वहाँ पे तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन भी शुरू कर दिए। देखिए, मुझे बताएं कि टूरिज़म मिनिस्ट्री कहाँ पर है आज मुझे बताएं कि PDMA कहाँ पर है। PDMA ने क्या इतने टैक्स पेयर के पैसे ले रहे हैं, उन्होंने इन इलाकों में क्या कुछ किया। आपने क्लाइमेट चेंज की बात की, आपने फ्लड की बात की। जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको पता है कि अगर पहाड़ों पर इस वक्त बारिश हो तो इतने घंटों बाद पानी आ जाता है। तो पहली बात है कि होटल के उस शख्स ने, जिसने भी उसको कहा कि आप उधर जाकर चाय पिएं या उधर खड़े हो जाएं या आपको नाश्ता जो भी वो था, क्यों छोड़ा आपने? वहाँ पर फिर इदारे कहाँ पर हैं? जब आपके इदारे ख़त्म हो जाते हैं, जिस सूबे में करप्शन होती है, जिन इदारों में करप्शन शुरू हो जाती है, फिर ये होता है। आपका पानी का मसला था, आपका एम्बुलेंस 1122 जो कि 3 किलोमीटर पर उनका दफ्तर था, पता नहीं कितने अरसे बाद आ गई। मुझे किसी ने कहा, मैं आज कंफर्म करूंगा फिर आपको बता सकूंगा, जो हिलाल साहब हैं जिन्होंने 3 लोगों की जानें बचाई हैं, आज मैं उनसे मुलाकात भी कर रहा हूं। मुझे किसी ने कहा था उसने 1122 में अप्लाई किया था, उसने कहा कि तुम इसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं हो, तुम इसके लिए अहल नहीं हो, तुम्हें नहीं ले सकते। लेकिन जिन्होंने पैसों पे नौकरियां दी वो भर्ती हो गए, आज वो लोग नाकाम हो चुके हैं। हम भी बैठ के यही सवाल बार बार उठा रहे हैं कि इंतजामिया कहाँ पे थी, गवर्नमेंट कहाँ पे थी, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रोटेक्शन फराहम करना उन टूरिस्ट को। खैर, अभी आप बताइए आपका क्या प्लान है? गवर्नर हाउस या गवर्नर की डिस्क्रेशन के ऊपर भी हम देखते हैं काफ़ी फंड्स होते हैं, तो आप कोई इनिशिएटिव जो है इस सिलसिले में क्यों नहीं लेते?
देखिए, एक तो वन लाइनर है। पहली बात तो गवर्नर के उस पे अकाउंट्स पे या डिसीजन पे बड़े पैसे नहीं होते, बिल्कुल आपके इंफॉर्मेशन गलत है। दूसरी बात है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से तो कोई नंबर दिया ही नहीं 14 अगस्त को जो अवार्ड्स जी नहीं, मैं आप नंबर दे भी दें। 14 अगस्त को जो अवार्ड सेरेमनी हो रही है, मैं समझता हूँ कि जिस शख्स ने, हिलाल साहब ने, जो स्वात के हीरो हैं, उन्होंने जिन लोगों को जाने बचे हैं, उनको भी अवार्ड से नवाजा जाए। हम देख रहे होते हैं ऐसे ऐसे अवार्ड्स मिल रहे होते हैं कि हम खुद परेशान होते हैं, क्या अवार्ड्स क्या मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे। आप भी देख रही होती होंगी। बिल्कुल ऐसे। बस हमारी दुआ ये है कि किसी ऐसे लोगों को सामने ना आना पड़े जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि वो लोग या वो इदारे काम करें जिनकी वाकई में जिम्मेदारी है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और अपना इन दोनों मामलात के ऊपर अपना तज्ज़िया भी पेश कर रहे थे और बता रहे थे। लेट्स सी आप जो सियासत के मामलात जो हैं वो कहाँ पर जाकर रुकते हैं। हो सकता है एक मरतबा फिर से काबीना का हिस्सा बन जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन ये जो स्वात वाला मामला है, टूरिज्म वाला मामला है, उसके ऊपर डेफिनेटली बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सियासी मौसम के हवाले से तो हमने बात की है, कराची के मौसम की सूरत हाल क्या है वो भी ज़रा जान लेते हैं। इस वक्त जो कराची में मौसम है कैसा है, साजिद आवान हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। साजिद, इस वक्त कैसा मौसम है शहर कराची का? अब एक खबर भी सामने आ रही है 6 मंजिला इमारत गिरी है, क्या वहाँ पर नुकसान हुआ है, क्या तमाम लोगों को वहाँ से निकाल लिया गया है? ज़रा तफसील से बताइए इस बारे में। जी, कराची का इलाका है ओल्ड सिटी एरिया, जहाँ पर खारादर के करीब ये वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक इमारत है जो कि 7 मंजिला इमारत थी, जिसके 3 फ्लोर की छतें घिर चुकी हैं, जिसके बाद यहाँ पर कुछ लोग इमारत में महसूर हो गए। तकरीबन 3 फैमिलियाँ थी जिनके 22 अफराद थे जो कि इस इमारत में महसूर हो गए थे, और उन्हें निकालने के लिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड हुकाम यहाँ पर पहुँचे हैं, और उसके बाद स्नार्कल यहाँ पर तलब की गई है, और यहाँ से स्नार्कल की मदद से उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। अब तक 7 से ज़ायद अफराद जो है वो उन्हें रेस्क्यू किया जा चुका है। दीगर लोग जो हैं वो इस वक्त भी इमारत के अंदर मौजूद हैं जिन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन सुबह 7 बजे के बाद का ये वाक़या है। 15 पे कॉल की गई, और उसके बाद रेस्क्यू की तमाम टीमें जो है वो यहाँ पर जाए वो पहुँची हैं, और इस इमारत से लोगों को निकालने की कोशिश की गई। जब यहाँ पर सीढ़ियों को देखा गया तो जो इमारत की सीढ़ियाँ थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, जिसके बाद यहाँ पर स्नार्कल लाने का फ़ैसला किया गया। गुंजान आबाद इलाका है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू के ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खारादर के बारे में हम जानते हैं कि स्नार्कल जो है वो काम कर बिल्कुल पुरानी जगह है। यहाँ पर जैसे आप बता रहे हैं छोटी छोटी गलियाँ हैं, रेस्क्यू में भी इसलिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और बिल्डिंग्स भी काफ़ी पुरानी हैं। इस बिल्डिंग की नौयत के बारे में बताइएगा, क्या ये वाकई में बहुत ज़्यादा मखदूश थी जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर मयारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं की गई थी, इसकी वजह से ये बिल्डिंग गिर गई? देखिए, कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो ओल्ड सिटी एरिया में जो है पुराना जो इमारतें हैं वो तो इस वक्त 3 मंजिल से ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो नई इमारतें बनाई गई हैं वो गैर कानूनी तौर पर 6 से 8 मंजिला जो है वो इमारतें यहाँ पर तामीर की गई हैं। छोटी छोटी गलियाँ हैं, सीवरेज के प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ पर 8 से 10 फ्लोर बनाए जाते हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से 650 से ज़ायद इमारतों को मखदूश और इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद कई इमारतें ऐसी हैं जो कि इस वक्त भी रिहाइश है उन इमारतों में, खतरनाक इमारतों में, और वो लोग मुतालबा करते हैं मुतबादिल करार दिया गया था। और क्या ये बनी कब थी? ये नई इमारत है या फिर ये पुरानी इमारत थी? जी, 35 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है इस इमारत को तामीर हुए हुए, और इसकी छत पर जो है वो सीवरेज का जो पानी की निकासी है उसका मसाइल थे, जिस पर काम भी करवाया गया था, लेकिन अब बता रहे थे कि इजाफी फ्लोर जो है वो हमारे साथ आपने रिपोर्ट किया। वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब ज़रा बात कर लेते हैं हमारे तालीमी निज़ाम के बारे में। एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जनाब जो हमारे तालीमी निज़ाम की हैसियत पर बहुत से सवालात खड़े कर रही है। दुनिया भर की जामियात की दर्जाबंदी करने वाले एक मोतबर इदारे QS ने दुनिया भर की जामियात की रैंकिंग जारी की है, एंड अनफॉर्चुनेटली अफसोस के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पहली 350 जामियात में जगह नहीं बना पाई। बिल्कुल ही अफसोस की बात है। अगरचे इस्लामाबाद की 2 जामियात जिसमें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी 354 और नस्ट यूनिवर्सिटी 371वें नंबर पर आई है, मगर जो दीगर इदारे हैं उनकी कारकर्दगी पर अगेन एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। मायूस कुन है या क्या मसला है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी जामिया कराची 1001 नंबर पर आई है, जबकि सिंध की कोई और यूनिवर्सिटी
1500 जामियात में भी शामिल नहीं हो सकी है। तो ये सूरत हाल कई सवालात उठा रही है कि हमारे तालीमी निज़ाम में इस्लाहात की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। रिसर्च, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस के मयार आलमी इदारों की नज़र में क्यों कमज़ोर हैं, और सबसे अहम कि हम अपनी नौजवान नस्ल को आलमी मयार की तालीम क्यों फराहम नहीं कर पा रहे। इस सारे मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आप बड़ा ही मोतबर इदारा है QS जो ये रैंकिंग देता है, आपका क्या ख्याल है इसकी रैंकिंग के बारे में? देखें, सबसे पहले तो ये जो आपने फिगर दी हैं बिल्कुल ठीक दी हैं, लेकिन जो असल में पाकिस्तान में जब तक चुटकुले वाली ख़बर ना हो तो कोई देखता भी नहीं, पढ़ता भी नहीं। और हमारी अखबारों में जो ख़बर छपी है, अल्लाह उनको खुश रखे, वो बेचते यही खबर है कि कोई नेगेटिव से शुरू करें, पॉजिटिव भी हो सकती है। इशू ये है कि 2019 से चल पीछे नहीं जाते, 2019 में टाइम्स जो हायर एजुकेशन के एक और मुख्तलिफ 3-4 किस्म की रैंकिंग हो रही है दुनिया में। उस वक्त टॉप 1000 में पाकिस्तान की टोटल 3 यूनिवर्सिटियाँ आती थी। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वी इम्प्रूव्ड इट। ठीक है, हमें बजाय ये खबर देते कि 500 में 2 यूनिवर्सिटियाँ आ गई हैं और बाकी जो हैं इतनी और यूनिवर्सिटियाँ भी हैं जो 1000 में आ गई हैं, हमने नेगेटिव से शुरू किया। और मैं आई कैन बेट यू इंशाल्लाह अगले चंद सालों में हमारी यूनिवर्सिटियाँ 300 भी क्रॉस कर लेंगी। लेकिन उस वक्त कहा जाए कि कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 250 में नहीं आए। एक तो इससे ज़रा हमें अपनी, और ये भी कहना कि सवालिया निशान उठा दी, ये भी गलत है। रैंकिंग होती क्या है, रैंकिंग का हम पे क्या इम्पैक्ट है, वो चीज़ें समझने की जरूरत है। लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर तो फिर भी रैंकिंग इज नॉट ओनली वन फैक्टर, दे आर नॉट। इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशो है, नहीं बहुत कुछ है, इसमें इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क है, और इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जिसको मिलाकर। दूसरा ये है कि दुनिया में, इंडोनेशिया में खाली 3500 यूनिवर्सिटियाँ, ठीक है ना, तो हज़ारों यूनिवर्सिटियों का आपस में मुकाबला होता है और ये चेंज होता रहता है साथ साथ। ठीक है, अब 22-23 साल से पाकिस्तान में हायर एजुकेशन पे फोकस, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होने लगी है। आज भी आगे जो भी आप टॉप 100 में ले लें ना यूनिवर्सिटियाँ, किसी एक यूनिवर्सिटी का बजट देख लें, पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों के बजट से ज़्यादा है। आई एग्री विद, तो नथिंग इज, लेकिन अगर हम अपने ही कंपटीशन, अपने आप से ही कंपटीशन करें, दूसरों को ना देखें, ठीक है, हम अपने आप से ही कंपटीशन करें। आप करें कि थोड़ी सी बेहतरी आई है, आपको गवर्नमेंट के लिए ये प्रायोरिटी के ऊपर नजर आता है ये वाला मामला, तालीम वाला मामला? क्योंकि जब अभी जो बजट आया है उसके अंदर कहा गया है कि फिस्कल डिसिप्लिन के नाम पर मजीद कम कर दिया गया है बजट। आपको लगता है कि ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी के ऊपर हो मसला? अब माशाल्लाह 2 बच्चियों के साथ बैठा हूँ तो लड़कियों को मैं मुकाबला तो नहीं बातों में कर सकता, लेकिन बात ये है, तो सवाल कर नहीं सवाल आपका हक है। इशू ये समझें कि देखें फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि शायद हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। ठीक है, दुनिया में हम कितना एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट है ये भी एक साइड पे कर दें, पाकिस्तान के अपने डायनामिक हालात है फाइनेंशियल, उनको भी एक साइड पे कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि हमारे स्टूडेंट, हमारी यूनिवर्सिटियों में अच्छे बच्चे भी, अच्छी यूनिवर्सिटियाँ भी हैं दुनिया में, ऐसे हैं, अमेरिका में भी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं, थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो बहुत ख़राब सी भी हैं, दुनिया में हमारे यहाँ भी ऐसे ही है। लेकिन जो अच्छी चीज़ है, हमारी यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त तकरीबन 38-40 जो है ना दुनिया में ब्लिंक नज़र आती हैं आपको, कहीं ना कहीं रडार पे किसी पोजीशन पे आती हैं। एशिया में हम टॉप 100 में भी आ गए हैं। लेकिन यह है कि ये इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है, टाइम के साथ साथ होता है। जिन कंट्रीज़ ने अपनी यूनिवर्सिटियों पे 100 साल से इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ तक पहुँचते हुए आपने भी चंद इंडिकेटर पढ़े हैं ना कि ये देख रहे हैं, वहाँ ये भी देखते हैं कि नोबल लॉरिएट कितने हैं आपके पास। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में साइंस में सिर्फ 2 हुए हैं आज तक। तो उस मुकाबला एप्पल विद एप्पल करना चाहिए ना। मैं मानता हूँ कि हमें बेस्ट से बेस्ट जाना चाहिए, लेकिन ये जो दूसरी परसेप्शन जो इस तरह की खबरें अखबारें देती हैं ना हमारी सोसाइटी में और हाइप क्रिएट करती हैं, हमारे बच्चों में किसी चीज़ की कमी, यहीं से पढ़े हुए बच्चों ने, मैं आपको आज अभी रिसेंट खबर मुझे एतराज़ इस चीज़ के ऊपर है कि हम इसको पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, हमने भी अपनी बुक्स में पढ़ा है कि आला तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क रवाना हो गए। आला तालीम हमारे यहाँ पर, लेकिन हमारे अपने मुल्क के अंदर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। आपको ये भी पता है ना कि हमने गलतियाँ ना, हमारी गलतियाँ, हमने क्यों नहीं एजुकेशन को प्रायोरिटी दी, हमने क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट किया। एग्जैक्टली, वरना तो मुसलमान सबसे आगे थे। जो आज आप प्राइड फील करते हो ना कि मैं ऑक्सफोर्ड चला गया, मैं हार्वर्ड चला गया, मैं कैम्ब्रिज चला गया, मैं फलानी जगह चला गया,
7वीं 8वीं सेंचुरी से 13वीं सेंचुरी तक तो वो था, कुर्तुबा चले गए, इजिप्ट चले गए, बगदाद में पढ़ रहे हैं, वो प्राइड होती है। करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया जो है उनकी मैं देख रही थी कि 9 यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान से ऊपर है, यानी कायदे आजम यूनिवर्सिटी तक आते रहते, वो रैंकिंग में 9 यूनिवर्सिटीज उनकी ज्यादा है। कोई बात नहीं, हमसे 10 गुना बड़े भी है ना, उनसे सबक सीखना चाहिए, इसलिए आगे निकल गए कि दे हैव इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन। आपने तो 2002 में शुरू किया आस्ता आस्ता इन्वेस्ट करना इस पे, ठीक है ना, और फिर कभी अप्स जाते हैं कभी डाउन जाते हैं, और जब आप 1% ऑफ योर जीडीपी और इन्वेस्टमेंट एजुकेशन, तो फिर आपको यही चीज़ें नजर आएंगी ना। लेकिन पॉजिटिव साइड देखें कि हमारी यूनिवर्सिटियां इंप्रूव करती जा रही हैं। ठीक है, अच्छा, कभी 1000 में नहीं थी, ठीक है, 1000 से ऊपर आई, कल 500 क्रॉस किया, 350 के नजदीक आ गई, थोड़ी सी बेहतरी आई है डॉक्टर साहब, जो आप बता रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्या किया गया है, ऐसे कौन से स्टेप्स लिए गए हैं जिसकी वजह से अब बेहतरी आ रही है, एंड देन आगे का क्या प्लान है? आपने कहा कि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुई है पब्लिक सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर भी आगे आया है माशाल्लाह, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियां हमारी आगे आ रही हैं और इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज है। अब अभी सुबह एक और टीवी चैनल पे इंटरव्यू दे रहा था कि हमारी डिग्रियां रिकग्नाइज नहीं होती, रॉन्ग। Why you are just putting the black spot everywhere? क्योंकि दुनिया की परसेप्शन तो यहीं से बनती है। आप अपनी सही पिक्चर दिखाएं दुनिया को, पाकिस्तान के बच्चों को, फ्यूचर को, इसीलिए हमारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हैं, भागना चाहते हैं। When we talk about journalism and सवाल जब हम करते हैं ना, तो हमारी कोशिश ये होती है, ये जर्नलिज्म की दुनिया भर में आपको पता ही होगा, कोशिश ये होती है कि उन चीजों को हाईलाइट करें जहां पर प्रॉब्लम्स हैं, सो दैट उनके ऊपर नोटिस हो सके, कंसर्न हल्के नोटिस हो सके, ताकि उन पे काम हो सके। It's not about being negative, हमें भी अच्छा नहीं लगता इन चीजों को। थैंक यू फॉर दैट। और मैं तो सिर्फ उस खबर पढ़ के मुझे तकलीफ हुई, पुराने पिछले 5-7 साल की उसी की खबरें निकाल के देखे ना, उसने लिखा था कि 500 में कोई जगह नहीं बना सकी। एजेंडा ड्रिवन काम कर रहे हैं, अच्छा, आगे का क्या प्लान है? देखिए, इशू ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में है माशाल्लाह, और हमारे बच्चों को हर किस्म की तालीम की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी है, और उसी यूनिवर्सिटियों से लोग बच्चे पढ़ के आगे आ रहे हैं और बेहतरीन दुनिया में नाम कमा भी रहे हैं। आईटी में कितना पोटेंशियल है इस वक्त पाकिस्तान में, और कितना ग्रो कर सकता है अगर हम चले पॉजिटिव्स की तरफ ही चले जाते हैं? इस वक्त मार्केट में ग्रोथ के हवाले से इस वक्त चंद जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत हमारे पास पोटेंशियल है। इस आईटी की मैं कहूँ ना, तो आईटी में तो बहुत ज़्यादा एआई के आने के बाद देखें, ये जो ब्रिक्स एंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वी हैव ए विंडो ऑफ 1 year 1.5 मैक्स, ये सारा खत्म हो जाना है। गवर्नमेंट को सोचना है, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बना दी हैं, इसका अब यूटिलाइजेशन क्या होगी, क्योंकि नाउ द डिलीवरी इज गोइंग टू चेंज। इंस्ट्रक्टर लोग घबराते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको अगले 2 हफ्तों में इंशाल्लाह एक बेहतरीन किस्म का हमने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई एनेबल्ड बिग डेटा सेंटर, 3 tier नेटवर्किंग के ऊपर दुनिया का बेहतरीन सिस्टम लॉन्च कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम टाइम ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से इनॉग्रेशन कराएंगे। आपको देख के खुशी होगी कि पाकिस्तान में हमने वो इकोसिस्टम बना दिया गवर्नमेंट ने, जिसकी आगे 15-10 साल की जरूरत भी होगी। अच्छा, टीचर्स और प्रोफेसर्स की कितनी ट्रेनिंग, चूंकि अब ज़ाहिर है एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये मसला है, ये मसला जरूर मसला है कि देखें, वेलकम इन पाकिस्तान, जो हमारी माशरे में बहुत सी कबातें हैं वो हर जगह हैं, HEC में भी होंगी, यूनिवर्सिटियों में भी होंगी, उससे हम आइसोलेट नहीं कर सकते। हर बंदा जिम्मेदारी नहीं उठाता, हर टीचर उस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता जिस तरह लेनी चाहिए। दुनिया में जिनकी मिसालें देते हैं ना, जो अच्छी रैंकिंग में आ गई है, बिलीव मी, मैं खुद बाहर पढ़ा हूँ, वो प्रोफेसर दरवेश होते हैं, उनको अपने काम के अलावा दुनिया से कोई मतलब नहीं। ऐसे है। मैं खुद प्रोफेसर हूँ, हमें अपने काम के अलावा दुनिया की हर चीज़ की फिक्र है कि वो फलाना ये कर गया, फलाना ये कर गया। एंड आई एम रियली हैप्पी कि आपको इस चीज़ का अंदाजा है। नहीं, अंदाजा नहीं है, इस पे काम भी कर रहे हैं, इस पे काम, अगला सवाल मेरा यही था कि काम भी कर रहे हैं, इसके ऊपर काम हो रहा है, इस पे काम कर रहे हैं, इंसेंटिवाइज कर रहे हैं वो टीचर जो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी हम एक और पे स्केल की तरफ वर्किंग कर रहे हैं थ्रू प्लानिंग कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर कि हम किस तरह अच्छी फैकल्टी को कंपनसेशन हम ठीक कर रहे होते हैं कि उनका इंटरेस्ट कंपनसेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। बहुत बेहतर। एजुकेशन में ट्रेनिंग वगैरह वर्कशॉप भी होती है टीचर्स के लिए? बिल्कुल होती है। देखें, हमारा एक अदारा है, नेशनल हायर एजुकेशन अकेडमी है, नेशनल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, उसमें कंटिन्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे होते हैं, जो जिनके रीजनल भी हमने उसकी बना दी हुई है, और फिर यूनिवर्सिटी के अंदर कैस्केडिंग होती है और एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट है, और फिर लोगों की एक्सपोजर भी देते हैं। बाहर कॉन्फ्रेंसेज में हम अपनी फैकल्टी को भेजते हैं, रिसर्च ग्रांट देते हैं, ट्रैवल ग्रांट देते हैं, हर किस्म की फैसिलिटी है। हम यूनिवर्सिटीज को चैलेंजेस क्या है? 3 बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नेंस का। अगर यूनिवर्सिटियों को सही मैनेज किया जाए तो मैं समझता हूँ इससे बहुत बेहतर किया जा सकता है। दूसरा बड़ा जो चैलेंज है वो क्वालिटी का है
कि क्वालिटी फोकस नहीं है, डंग टपाऊ वाला कई जगहों पे फोकस है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस उतने स्ट्रांग नहीं है। जो क्योंकि बेटी वैसे भी 18 अमेंडमेंट के बाद ना सूबों की अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, फेडरल लेवल पे मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों का एडमिनिस्ट्रेटिव। HEC तो एज ए रेगुलेटर और रिसोर्स जनरेशन जो मिलती है वो करते हैं। और तीसरा मेजर चैलेंज ऑफ कोर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं, क्योंकि इतनी लेस से आप दुनिया के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। इस पर बात होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल देखेंगे आप कि फेडरल गवर्नमेंट ने उसको मेंटेन किया जो पिछले साल के बजट चल रहे आ रहे हैं हमारे, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अच्छे सबसे पहले सिंध ने अच्छे कदम उठाया। उन्होंने माशाल्लाह इस साल 40 बिलियन के करीब अपनी यूनिवर्सिटियों के लिए रखा है। अब पंजाब ने भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा कर दिया है, खैबर पख्तूनख्वा ने भी और बलूचिस्तान ने भी। तो उम्मीद है कि इस इंटरवेंशन से जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कोशिश की, हम सब ने मिलकर कोशिश की और सूबों को कन्विंस किया कि ये आपकी जिम्मेदारी, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे ही है। तो हम क्यों इंतजार करते हैं कोई आके कुछ देगा हमें? तो डॉक्टर साहब आई एम रियली ग्लैड, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़े तहम्मुल के साथ आपने तमाम सवालों को एड्रेस भी किया। मैं चाहता हूँ ना माशरे को बैलेंस चीज बताएं और सही चीज बताएं, बिल्कुल बताएं हम कहाँ खामियां करते हैं और हम खुश होते हैं, सुनते हैं और हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आधी आयत जो बता के ना नमाज के करीब मत जाओ, अगली आयत देखिए आपका मौक़िफ़ देने के लिए तो हमने आपको बुलाया, हम सवाल करें एंड देन आप उसका जवाब। बहुत शुक्रिया, नहीं वो जरूरी है, जरूरी है। बहुत शुक्रिया। JMNHEC डॉक्टर मुख्तार अहमद हमारे साथ मौजूद है। आई होप जो आपके सवालात हैं हमारे तालीमी निज़ाम को लेकर, वो कह रहे हैं कि बेहतरी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, हमें मजीद तहम्मुल की ज़रूरत है एंड देन अगेन गवर्नमेंट जो है उसको इस मामले को प्रायोरिटी के ऊपर लाने की ज़रूरत है और फंडिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. वेलकम टू द सेगमेंट मनी मैटर्स। हम बात करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो अब कहा जा रहा है कि ट्रेड हो सकती है और ये ट्रेड ऑलरेडी तो चल ही रही है। ऑलरेडी जो ट्रेड वॉल्यूम है पाकिस्तान और अमेरिका का वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये हफ्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं और ना सिर्फ मुआशी रवाबित को वसअत देने के ऊपर बात की गई है, बल्कि मुस्तकबिल में सरमायाकारी, बरामदात और तजारती सहूलियात को भी नई जहत मिल सकती है इस अहम मुलाकात के बाद। जी, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हमेशा से ताल्लुकात का एक महवर सिर्फ सिफारतकारी या सिक्योरिटी नहीं रहा, बल्कि बाहमी तिजारत और इक़्तिसादी इश्तराक पर भी मुश्तमिल रहा है। मौजूदा हालात की अगर हम बात करें तो जिसमें पाकिस्तान को इक़्तिसादी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है, ये मुज़ाकरात नहायती अहमियत के हामिल हैं, ये संगे मील साबित हो सकते हैं। इस वक्त ये सवालात अब उभर रहे हैं कि क्या अमेरिका पाकिस्तान को नई तिजारती मुराद देगा, क्या पाकिस्तान बरामदात को अमरीकी मंडियों में बेहतर रसाई हासिल हो पाएगी और क्या मुज़ाकरात तवील मुद्दती इक़्तिसादी ताउन का आगाज़ साबित होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मारूफ माहिर मुआशियात बुखारी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फरहान साहब ठीक हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद है या पाकिस्तान किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है अमेरिका के साथ ट्रेड में? जैसे कि आपको शायद याद हो, कुछ अर्सा पहले जब अमेरिका ने एक फ़हरिस्त जारी की थी दुनिया भर के ममालिक की जिनके ऊपर ज़्यादा ट्रेड बैरियर्स लगाने का अंदिया दिया गया था, उस वक्त पाकिस्तान का भी जिक्र आया था कि पाकिस्तान पे एडिशनल 29% ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी, यानी पाकिस्तानी मसनूआत पे जो अमेरिका में जाती हैं। तो अब उसके बाद ये मुज़ाकरात हुए हैं और बीच में सियासी फ्रंट पे भी कुछ बेहतरी आई है। फील्ड मार्शल पाकिस्तान की क़ुर्बतें भी बढ़ी हैं अमेरिका के साथ। जी बिल्कुल, क़ुर्बतें भी बढ़ी हैं। फील्ड मार्शल की ट्रम्प बात कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो दौरा अमेरिका रहा है और ख़ास तौर पे ट्रम्प साहब के साथ जो लंच है वो यहाँ पे कहा जा रहा है वो बड़ा एक कामयाब रहा है। और इस अरसे में हमने इंडिया के साथ भी जो एक हमारी चपकलश हुई मई में, तो वो सारा का सारा पस मंज़र है। अच्छा, इस दौरान जो ट्रेड के फ्रंट पे एक दिलचस्प बात हुई है वो ये है कि पाकिस्तान ने या पाकिस्तानी वज़रा ने बीच में कहा कि जी हम अमेरिका से तेल दरामद कर सकते हैं, हम पेट्रोल अमेरिका से जाके इंपोर्ट करेंगे। और फिर मीडिया में ये भी छपा है कि $5 अरब से कुछ ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पिछले साल इंपोर्ट हुई थी। तो इस साल यानी जो अगला माली साल 1 जुलाई को शुरू हो रहा है, उस दौरान हम 20% इसमें से यानी $1 अरब की हम दरामदात अमरीकी तेल की कर सकते हैं। अब इस पे कई सवालात उठ रहे हैं।
हो सकता है कि इससे ट्रेड बैलेंस हमारा कुछ इतना बेहतर हो जाए कि ये 29% ड्यूटीज़ ना लगें। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि क्या अमरीकी तेल जो हम तेल मशरिक़ वस्ता से मंगवाते हैं उससे ज़्यादा महंगा होगा? एग्जैक्टली, क्योंकि वाइस डिसीजन होगा या नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के साथ ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट और वो सब चीज़ें भी उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी क्वेश्चनेबल। लोग इस पे सवाल भी करेंगे। लेकिन अभी जो मुलाकात हुई है जिसका भी आप जिक्र भी कर रहे थे, अमेरिकन के अंदर ये बात बड़ी मशहूर है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज फ्री लंच। ठीक है, आपको भी पता होगा। आपको क्या लगता है, क्या उसके अंदर ये वाली एक कंडीशन भी हो सकती है कि आपने यहाँ से तेल भी ख़रीदना है एंड देन ट्रेड के ऊपर पाकिस्तान ने ये भी फैसला किया था कि जवाबी टैरिफ नहीं लगाएगा? इस चीज़ का फ़ायदा हुआ होगा या लीनियंसी या सॉफ्ट कॉर्नर ट्रम्प के दिल में इस चीज़ को लेकर आया होगा? पस पर्दा जो कुछ हुआ है उसके बारे में हम यकीन से तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सब के सब एलिमेंट्स उस गुफ्तगू का हिस्सा रहे हैं, मतलब जो ख़बरें आई हैं। और अब आगे जाके क्या होता है ये तो ट्रेड का जो एग्रीमेंट है वो बताएगा हमें। और फिर उसके बाद बड़ा सवाल ये है कि क्या ये 29% मज़ीद टैरिफ लगेगा कि नहीं। देखिए, ये इस वक्त इसलिए भी अहम है क्योंकि हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल्स और दूसरी सनतें, ये जो माली साल आज ख़त्म हो रहा है इस दौरान में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा बुरा हाल रहा है। ये हुकूमत ख़ुद कहती है कि 1.6% कॉन्ट्रैक्ट हुई है। और एग्रीकल्चर में भी हमारे मसाइल हैं। तो इस किस्म की जो सेक्टर्स हैं उन्हें देख के अगर हमें कोई एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़, एक्सपोर्ट के मौके मिल जाते हैं मज़ीद ऑलरेडी हमारा अमेरिका के साथ जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा है, उसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा दुनिया भर में 14% के करीब हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। आपको लगता है कि ये टैरिफ की मौजूदगी में जो 29% अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया एंड देन दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी होते रहे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद, कहाँ पर आकर सेट हो सकता है जिससे हमारी ट्रेड भी बढ़ जाए अमेरिका के साथ एंड देन वो टैरिफ जो है उसके बहुत ज़्यादा असरात भी ना आए हमारी इकोनॉमी पर? ये जो अमेरिका को हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, जो हमारी इस वक्त बरामदात हैं जो अमेरिका जा रही हैं, ये 29% अभी तक हमारे ऊपर टैरिफ नहीं लगा। तो हम इस पैराए से बिल्कुल बात की, यानी इससे बाहर रह के बात कर रहे हैं। अगर हमें मौके मिल जाते हैं, और पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती से हमारी तारीख ये रही है कि पहले भी मसलन यूरोपियन यूनियन से मौके मिले और मौके हमें अच्छे मिले, लेकिन हमने पूरी तरह उनका फ़ायदा नहीं उठाया। कौन से शोबे हैं जिनमें आपको लगता है कि हम इसमें इजाफा कर सकते हैं ट्रेड में, जिनमें मज़ीद पोटेंशियल है अमेरिका के साथ ट्रेड में इजाफा? देखिए, एक तो माजी में मैंने बारहा ये सुना है कि मेड अप टेक्सटाइल्स, बांग्लादेश की मसलन मिसाल दी जाती है कि उन्होंने अपनी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स कहाँ से शुरू की और कहाँ तक उठा के ले गए कि अमेरिका में आपको बांग्लादेश, मेड इन बांग्लादेश टी शर्ट्स और शर्ट्स और ये चीज़ें मिलती हैं, जीन्स भी मिलती हैं। पाकिस्तान उस सेक्टर में उतनी तेज़ी से आगे नहीं गया, तो उसे एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है। उसके अलावा LSM ऑलरेडी हमारा बहुत ही डाउन रहा है। जी बिल्कुल, हमने टारगेट्स अचीव नहीं किए अपने। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के जो हालात हैं उसे बिल्कुल रिव्यू करने की ज़रूरत है। Exactly. अच्छा, फिर दूसरी तरफ आपको अपने एग्रीकल्चर को भी रिव्यू करने की ज़रूरत है कि अगर आप अपनी एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ा सकें, जहाँ पे इस वक्त हालात अच्छे बिल्कुल नहीं हैं, तो वो भी आप एक्सपोर्ट्स के हवाले से आप देख सकते हैं अमेरिका की मार्केट को। वहाँ पे बहुत शोहरत है हमारे आमों की। गो के ओवरऑल ट्रेड बैलेंस में पाकिस्तानी आम शायद डॉलर टर्म्स में उतना काउंट नहीं करते क्योंकि एक बहुत बड़ा है, लेकिन ये कि हमारी फ्रूट्स मुख्तलिफ इकसाम की पाकिस्तान में बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ऐसे ही है। अगर उन्हें जाके असर नौ देखा जाए, अगर उनकी क्वालिटी में अगर कुछ कमी है, बेहतरी हो, इसी तरह आपकी दूसरी तो सबसे पहले फिर किसान को मजबूत करना पड़ेगा ताकि वो अच्छी उसकी फसल काश्त होगी तो इंटरनेशनल मंडी ये सारी की सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। लेकिन अब चूँकि वक्त शायद मुख्तसर हो, तो ये भी मैं कहता चलूँ कि कल से जो माली साल यानी 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, इसमें हमें महंगाई के नए तूफ़ान के बारे में इतलात तो हैं। ख़ासतौर पे गैस की कीमतें जो इतनी बढ़ने चली हैं, पेट्रोल तो बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल तो कहते हैं कि जी 15 दिन के लिए बढ़ रहा है। नई जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उनके मुताबिक प्राइसेस तो वापस आ गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की $1 फ़ी बैरल जो है 65 पर वापस आ गया है। इस ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में वो 75 से ऊपर चला गया था। अब
ये भी देखना डेफिनेटली बढ़ते हैं या नहीं बढ़ती, लेकिन चाइना ने जो डिसीजन अब लिया है 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्जा रोल ओवर कर दिया, इसके क्या असरात आपको लगते हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए, रोल ओवर से ही तो हम अपना रोल्स ओवर से ही हम अपना गुजारा कर रहे हैं। रोल ओवर ने हमें रोल कर रख दिया, रोल करके तो रख दिया बिल्कुल, लेकिन ये कि रोल ओवर्स हो रहे हैं हमारे मशरिक़ वस्ता के हमारे दोस्त ममालिक हैं, हम चीन कितने है। डिपेंडेंट हैं इस रोल ओवर होने के ऊपर हमारी इकोनॉमी? देखिए, अगर ये रोल ओवर्स ना हों और जिन जिन लोगों से हमने जिन जिन ममालिक से पैसे लिए हैं वो कहें कि हमारी रकम वापस दें, तो फिर हमारा क्या हाल होगा? हमारे पास नई रकम तो है कोई नहीं, और क्या हम करेंगे? हम जाके मज़ीद कर्जे लेंगे, वो कर्जे हमें कौन देगा, किन शराइत पे देगा? तो ये बड़ा एक मुश्किल मामला है। इसलिए चीन और मशरिक़ वस्ता के ममालिक ने जिन्होंने हमें कितना वक्त मिल गया है, कितनी हमें ड्यूरेशन मिल गया है जिसके अंदर हम कर्जा वापस करने के लिए? अगर ये रोल ओवर जो हैं हर एक दफ़ा इनमें 1 साल की मियाद बढ़ती है। तो अब ये सूरत हाल है ऐसी कि 30 जून 2026 तक तो हमें वक्त मिल गया है। ठीक है, लेकिन इस तरह तो पाकिस्तान कर्जों के उसमें फंसता चला जाएगा। लाइक रोल ओवर हो गया लेकिन आपको इंटरेस्ट उसके ऊपर फिर उसी तरह ज़्यादा, तो इसको हम सही टाइम पे वापस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, और उसके लिए पैसे नहीं है, और उसके लिए हमें अशद ज़रूरत है अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने। बड़ा हिस्सा तो इस चीज़ के लिए हम रखते हैं ना। रखते बिल्कुल हैं, लेकिन उसकी क्या कीमत है? उसकी कीमत ये है कि हम दूसरी चीज़ों पे को नज़रअंदाज करते हैं। हाफ ऑफ द बजट हमने कर्जे वापस करने के लिए रखा हुआ है। बिल्कुल, और उसमें रोल ओवर्स भी बिल्ट इन होते हैं। तो अगर ये रोल ओवर भी उसमें डालें आप, तो वो रकम तो बढ़ जाए जो कर्ज़ों की बाद में वापस देनी पड़ती है, वो तो फिर रोल ओवर्स अगर ना हो तो बहुत इससे भी ज़्यादा रकम हो जो कि इस वक्त है। तो इसलिए ये सब की सब चीज़ें मिली हुई हैं, और बिल आखिर ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की मईशत को आपको सबसे पहले अंदरूनी तौर पे मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर आप मजबूत कर लेते हैं पाकिस्तान की मईशत को, और एक ज़ोरदार अंदाज में मजबूत कर लेते हैं, और कम से कम ये है कि इम्पोर्ट्स पे जो दरामदात पे आपकी डिपेंडेंस है, कितनी चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं। मसलन पाकिस्तान जैसे मुल्क को खाने पीने की अशिया दुनिया से नहीं मंगवानी चाहिए, क्योंकि हमारा अपना पोटेंशियल इतना, और ये पोटेंशियल के बारे में तो मैंने आज से 44 साल पहले जब मैं पेशा सहाफ़त में मैंने कदम रखा था तब सुना था। तब से हम सुन रहे हैं जी, तब से पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की कि उम्मीद करनी चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ें जो हैं या मईशत बेहतर हो जाए, और वो सिर्फ बयानात की हद तक ना हो या नंबर्स की हद तक ना हो, उसके असरात जो है ना वो नज़र आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अफेक्ट कौन होता है? इन्फ्लेशन की वजह से, इकॉनमी की वजह से आम इंसान। थैंक यू सो मच फरहान बग़ाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आई होप जो देखने वाले हैं उनकी काफ़ी हद तक जो मिसकंसेप्शंस है डिफरेंट चीज़ों के बारे में वो दूर हुए होंगे, बड़े अच्छे तरीके से रहनुमाई भी कर दिया फरहान बग़ाई साहब ने। वक्त शो का जो है वो हो चुका है ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।